लेकिन चूंकि मैं पढ़ाता हूँ और मेरे बाकी साथी, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो ये मुश्किल वक्त है, सबको एक दूसरे का साथ देना है और वन हैज़ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। स्कूल में बहुत अथक मेहनत किया और स्कूल ये बहुत आगे भी बढ़ा। यहाँ इस इलाके में लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं था और लड़कियों का कॉलेज ये खुल जाने के नाते से पूरे क्षेत्र और जवार की सारी लड़कियों को एक प्रकार से सस्ती शिक्षा मिलना शुरू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। आज खास मेहमान में थोड़ा चेंज है। आज हमारे साथ मेहमान तो खास है, लेकिन मुद्दा पॉलिटिक्स नहीं है, मुद्दा कुछ अलग है। मुद्दा सोसाइटी के वेलफेयर की बात का है, मुद्दा बच्चों के भविष्य को लेकर है। तो हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं वो हैं सैयद मोहम्मद आरिफ साहब, जो मैनेजर है मौलाना आज़ाद बालिका इंटर कॉलेज के, और सैयद अरीश साहब हैं जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी हैं इस स्कूल के। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे शो खास मेहमान में। सबसे पहले तो मैं आरिफ साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस स्कूल के बारे में बताएं, स्कूल का इतिहास बताएं, स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट बताएं, किस पर्पज़ से ये स्कूल बना, क्या सर्विसेज है स्टूडेंट के लिए, क्यों अलग है ये कॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ तक आने के लिए और हम लोगों से स्कूल के बारे में पूछने के लिए। ये स्कूल एक्सटेंशन है हमारे गांव के कदीमी मकतब स्कूल का, जहाँ पे रिवायती दर्जा 5 तक की तालीम कई दहाइयों से दी जाती थी। गांव का ये एक कल्चर भी होता है कि जब कोई आदमी इस दुनिया से जा रहा होता है तो चैरिटेबल काम करता है। उस चैरिटेबल काम में वो क्या करता है कि अपने कुछ औरतें हैं तो ज़ेवरात और मर्द हजरात हैं तो कुछ खेत गांव के स्कूल को और गांव की मस्जिद को डोनेट कर दिया करते हैं। और ये करते करते गांव का जो मकतब है उसके पास 10-20 बीघे ज़मीन हो गई। और हमारे बड़े मामू जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने पहली बार ये सोचा, जनाब सैयद असदुल्ला साहब, उन्होंने पहली बार ये सोचा कि जो है वो इस इलाके में लड़कियों की पढ़ाई के लिए कोई सहूलियत नहीं मुहैया थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक हाई स्कूल खोला जाए, क्योंकि 5 या 8 पढ़ने के बाद लड़कियाँ इस इलाके की तालीम से दूर हो जाया करती थीं। और विदाउट एनी रिसोर्स उन्होंने इस स्कूल की बुनियाद डाल दी अपनी हिम्मत और अपने हौसले के साथ। और जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक वो स्कूल के मैनेजर रहे, वो फाउंडर थे स्कूल के। और इस स्कूल को उनकी हयात में ही हाई स्कूल का दर्जा मिल गया था। उनकी रुखसती के बाद दुनिया से हमारे दूसरे मामू जनाब अमानुल्लाह साहब और जनाब रहमतुल्लाह साहब मैनेजर और सदर हुए इस स्कूल के। और इस स्कूल को जो है इंटरमीडिएट तक साइंस स्ट्रीम से और आर्ट्स स्ट्रीम से रिकग्निशन दिलवाई। स्कूल जो है वो सर्विस के लिए है, ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक कमेटी है जो इसको चलाती है और इस स्कूल का मकसद वाहिद है कि जो ग्राफ की लड़कियां हैं यहाँ के, उनको किसी तरह से इंटरमीडिएट तक साइंस से पढ़ना चाहें तो साइंस से, और आर्ट्स से पढ़ना चाहें, ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ना चाहें तो उनको तालीम दी जा सके। इसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस स्कूल में मुसलमान से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स पढ़ती हैं। नाम आप देखेंगे मौलाना आज़ाद या मकतब इस्लामिया के नाम से मंसूब है, लेकिन लड़कियां जो टॉपर्स हैं यहाँ की या जो स्टूडेंट्स हैं उसमें जो है अक्सरियत जो है नॉन मुस्लिम्स की है। तो हम लोग एक सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कि लड़कियां यहाँ से 12th पास करें। आगे भी हमारे और प्लान्स हैं कि टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे किस तरह से गर्ल्स को दी जाए, कोई फार्मास्यूटिकल कोर्सेज़ जो है इंट्रोड्यूस किए जाएं, या कोई और एजुकेशन से बीएड वगैरह की जो है रिकग्निशन मिल जाए अगर, तो इसको फर्दर एक्सपेंड करने का प्लान है। स्कूल के पास जो है वो काफ़ी ज़मीन है, तकरीबन 10 बीघे में ये स्कूल बना हुआ है। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिली आगे और
गवर्नमेंट का और हमारे जो मैनेजिंग कमेटी है उन लोगों का साथ रहा तो ज़रूर हम इसको और आगे लेके जाएंगे। तो अभी हम वीडियो के बीच बीच में आपको दिखाएंगे स्कूल्स के लैब्स वगैरह, हम उसकी फ़ोटोज़ आपको दिखाएंगे कि ये स्कूल और स्कूल से क्यों अलग है। और ये नए मैनेजर बने, अभी 2 दिन पहले ही ये मैनेजर पद पे आए हैं, तो इनके पास बहुत से ऐसे प्लान होंगे कि किस तरीके से आगे आप फ्यूचर में इस स्कूल को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। उस प्लान पे क्या काम कर रहे हैं सर? पूरी मैनेजिंग कमेटी नहीं है, सदर जनाब सैयद मोहम्मद अहमद साहब अभी मुंतखब हुए हैं हमारे साथ और मैं मैनेजर हुआ हूँ। और इसके अलावा ट्रेजरर जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हैं और सेक्रेटरी जो हैं वो जनाब सैयद मोहम्मद असलम साहब हैं। ये हमारी टीम है और इस टीम के साथ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लान्स मैंने बताया आपको कि अगर जो है वो जो ये पेंडेमिक चल रहा है किसी तरह से ऊपर वाला इसको कुछ कम करे, बच्चों को स्कूल आने का मौका मिले, गवर्नमेंट सहूलियात दें और जो है परमिशन दें कि हम स्कूल को चला सकें, तो तमाम रास्ते आगे हैं जिनके बारे में काम हम कर रहे हैं। और उसमें 2-4 का मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया। डी फार्मा का हमारा प्लान है और बीएड का भी प्लान है और वक्त और हालात ने साथ दिया तो ज़रूर इसको करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं सैयद अरीश साहब, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। थैंक यू वेरी मच। आप प्रोफेसर हैं तो मैं इस शो को इस तरीके से बनाना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे या जो स्टूडेंट इस शो को देख रहे हैं ये उनके लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल हो। कोविड का दौर जो रहा उसको आप एजुकेशन सिस्टम में क्या एक क्रांति मानते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ तक और हमारा जो स्कूल है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक़ है तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया है एजुकेशन सिस्टम में अब। और अगर आप देखें तो जुलाई 2020 यानी तकरीबन 1 साल हो गए हैं जब से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद हैं। हालांकि बंद तो नहीं है क्योंकि हर जगह ऑनलाइन मोड में पढ़ाई हो रही है, लेकिन चूँकि मैं पढ़ाता हूँ और मेरे बाकी साथी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो पैंडेमिक की वजह से सबका नुकसान हुआ है, लेकिन इसी नुकसान में या इसी मेरे ख़्याल से इसी दिक्कत में एक अपॉर्चुनिटी भी है और जिसका काफ़ी हद तक जो है हिंदुस्तान में भी जो है उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया। वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजुकेशन की एक्सेस को बढ़ाने की कोशिश की गई। अब उसमें दिक्कत ये आती है कि टेक्नोलॉजी जो है सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं हैं, तो वो बड़ा दुश्वार हो जाता है उनके लिए जो है पढ़ाई करना। और कुछ लोग जो फाइनेंशियली जो है सक्षम हैं उनके पास ये सारी सहूलियात हैं। तो इस वजह से जो एजुकेशन है उसका एक्सेस जो है उसमें इनइक्वालिटी आ जाती है। तो ये हिंदुस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की एक प्रॉब्लम है। बाहर तो इतनी दिक्कत नहीं क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट है, फास्ट डेटा है। अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो उसमें आपका 1 GB तकरीबन डेटा खर्च हो जाएगा, जो सबके लिए इतना आसान नहीं। अब देखिए, आप हमारे स्कूल में भी पिछले साल ऑनलाइन टीचिंग हुई। एक गांव के एक छोटे से स्कूल में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और टीचर्स ने जो है ऑनलाइन पढ़ाया, लेकिन फिर दिक्कत वही आई कि या तो उसके लिए स्मार्टफ़ोन चाहिए या तो उसके लिए जो है बाकी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो इस तरह से नहीं हो पाता। तो ये मुश्किल वक्त है, सबको एक दूसरे का साथ देना है। और अब जितनी जल्दी ये पैंडेमिक जो है ख़त्म हो, शायद मेरे ख़्याल से ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि जुलाई या अगस्त से जो है स्कूल्स फिर से रीओपन होंगे अगर थर्ड वेव नहीं आती। तो अब बस उम्मीद ही कर सकते हैं। सर, कोविड के बाद जैसा आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया, तो ये कितना प्रॉफिटेबल या कितना नुकसानदेह है स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, पठन पाठन जिसे हिंदी में बोलते हैं, या इसके लिए एक पेडागॉजी, इसके लिए एक शब्द होता है, तो उसमें जो है क्लास में आई टू आई कांटेक्ट होता है टीचर का स्टूडेंट के साथ। जो ट्रांसमिशन है नॉलेज की वो अच्छी तरीके से होती है और फिर ये मौका रहता है विद्यार्थियों के पास कि अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं।
ऑनलाइन टीचिंग में ये तजुर्बा ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तो है ही है। आपने देखा होगा कितने मीम्स आ गए, फिर बच्चे भी जो है शरारती हो जाते हैं, कभी कभी जो है वो क्लास कैम ऑन करके ऑफ़ करके कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो एक दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। टीचिंग लर्निंग जो है इतनी आसानी से नहीं हो पाती। ये टू वे प्रोसेस है एजुकेशन, और उसमें जो है ये दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। उसके बाद एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होते हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तो आप ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा करके फिर कोई इन्विजिलेटर है तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन वन हैज़ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। तो उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो शिक्षक भी, विद्यार्थी भी, इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं। और हमारा भी यहाँ पे बिल्कुल मैनेजर साहब यहाँ पे हैं, आरिफ भाई, और बिल्कुल हम इस पे यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो जो रिसोर्सेज हैं उसके दायरे में रहकर हम जो टीचिंग प्रोसेस है उसको ख़त्म नहीं होने देंगे, ऑनलाइन ही चलाएंगे। जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। सर, आप इन सब से ऊपर उठकर एक बात बताइए, आप प्रोफेसर हैं, आप काफ़ी टाइम से टीचिंग कर रहे हैं। जो बच्चे, एक तो ऑनलाइन स्टडी जो हो रही है उसका आपने बताया कि किस तरीके से उस लेवल की नहीं है जो क्लासरूम में स्टडी होती है, और उसी दौरान एट द सेम टाइम बच्चे प्रमोट किए जा रहे हैं विदाउट एग्ज़ाम, चाहे वो 10th हो, 10+2 हो, कोई भी। तो उनके लिए आगे फ्यूचर में ये कितना बड़ा कह सकते हैं कि कितना नुकसानदेह है उनके लिए आगे अपना करियर चूज़ करने में, फ्यूचर बनाने में? जी हाँ, आपने बहुत ही मेरे ख्याल से पर्टिनेंट सवाल पूछा। ये चर्चा में भी है हर आजकल तो CBSE या जितने बोर्ड्स हैं उन्होंने जो है ये फ़ैसला लिया है कि एग्ज़ाम होगा नहीं, वो पिछले 2-3 साल के जो रिज़ल्ट हैं उसके बेसिस पे आपको नंबर देंगे। अब इस पे हम बहस तो कर सकते हैं जितनी चाहें कि ये सही है या गलत, लेकिन सवाल ये है कि किसी भी विद्यार्थी का साल ख़राब नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हालात ऐसे हैं कि एग्ज़ाम हो नहीं सकते फ़िज़िकल मोड में, तो उसका एक तरीका निकाला है सरकार ने हमारी, और काफ़ी सोच विचार के बाद निकाला है। इससे अच्छा मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई और सॉल्यूशन लगता नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर आपकी सही है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं या जो प्रमोशन मिल जाता है बिना एग्ज़ाम दिए, उसमें स्टूडेंट की नॉलेज टेस्ट नहीं होती, उसका कैरेक्टर टेस्ट नहीं होता। तो ये दिक्कतें, असल में ये पैंडेमिक जो है ना, इसने दुनिया की शक्ल ही बदल दी है। तो हर शोबे में इसका असर पड़ा है। देखिए, इकोनॉमीज़ बिल्कुल टैंक कर गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, और हमारा जो रोज़मर्रा का जो उठना बैठना, जो हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, वो सब बदल गया है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा या एजुकेशन में भी इसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी जनरेशन है जो कोविड जनरेशन है, और इसका डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों पे, समाज पे और एजुकेशन सिस्टम पे पड़ेगा। और इससे उबरने के लिए सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा और सबको साथ में काम करना पड़ेगा। अभी भी इसके जितने असरात हैं उसके ऊपर स्टडी हो रही है, और ये इसमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या शक्ल बनती है हर चीज़ की। सर, आप खुद प्रोफेसर हैं, तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट ये शो हमारा देखेंगे, आप उनके लिए एक एडवाइस ज़रूर दें कि वो ऑनलाइन स्टडी के प्रति कितने ईमानदार रहें। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि वो क्लासेस मिस नहीं करें अपनी, और ऑनलाइन स्टडी में जो भी पॉसिबल हो, जैसे कि पहली बात तो ये कि जो लेक्चर चल रहा है उसको ध्यान से सुनें। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैं मानता हूँ, कोई भी टीचर हो, प्रोफेसर हो, स्कूल में पढ़ा रहा हो, कॉलेज में पढ़ा रहा हो, उसका नेचुरल जो डिस्पोजिशन है वो यही रहता है कि वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स सवाल पूछें, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा भी वो रिपीट करेगा। तो इसमें देखिए, ताली दोनों हाथ से ही बजेगी। क्लासरूम सिचुएशन नहीं है, तो उसमें सिंसेरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। टीचर्स भी सिंसेयर और ऑनेस्ट होने चाहिए। बच्चों को भी जो है पूरी लगन के साथ जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हर चीज़ समझें, और जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछें। और देखिए, सेल्फ स्टडी का भी एक कॉन्सेप्ट है जो इन हालात में, जैसा आजकल हालात है कि आप इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी से, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल मिनिमल है, और ऑनलाइन प्रेजेंस हर
तरीके से देखी जाए तो ऑनलाइन ही प्रेजेंस है, क्योंकि तो इसमें जो है सेल्फ स्टडी, डिसिप्लिन, कंट्रोल, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। इसमें पेरेंट्स को भी आगे आकर के जो है ये बच्चों को और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को सबको साथ मिल करके जो है एक इस तरह का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और लोगों ने किया भी है। ऐसा नहीं है कि जो है ऑनलाइन टीचिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। तो अगर सिंसेरिटी हो, ऑनेस्टी हो, तो ज़रूर कभी हम सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर पाएंगे क्लासरूम टीचिंग, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा साल ख़राब हो गया और कुछ सीखा नहीं आपने। तो मेरी यही राय है सबको कि मेहनत से पढ़ें और लेक्चर्स अटेंड करें, जो समझ में ना आए उसको दोबारा पूछें। और देखिए कुछ एडवांटेजेस भी हैं ऑनलाइन टीचिंग की, वो ये कि लेक्चर्स यूजुअली जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर पूरी दुनिया में, बल्कि जो 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे ऑनलाइन टीचिंग होती है, एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, एक गूगल क्लासरूम है। और टेक्नोलॉजी की आप देखिए, उसकी पावर देखिए कि गांव-गांव, गली-गली जो है ये अच्छे से अच्छा टीचर और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हर जगह मिल सकता है। तो बैरियर्स जो हैं एजुकेशन के, उसको तोड़ती भी है टेक्नोलॉजी। तो अब जो है मेरे ख़्याल से आगे पैंडेमिक के बाद भी इन सभी चीज़ों की रेलेवेंस होगी, और टीचिंग जो है ज़्यादातर हाइब्रिड मोड में ही होगी। तो जैसा आपने सवाल किया था, बिल्कुल सही किया था कि पैंडेमिक कोविड की वजह से दुनिया की जो है एक तरह से उसका प्रारूप बदल गया है, और एजुकेशन सिस्टम विल नेवर बी द सेम अगेन। इसमें आपको ऑनलाइन एलिमेंट्स अब हमेशा रहेंगे, और हाइब्रिड टीचिंग भी होगी, क्लासरूम टीचिंग भी होगी। तो इस तरह से ये एक सीख भी मिली है, एक लेसन भी है पूरी दुनिया के लिए। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सैयद मोहम्मद आरिफ साहब, मैनेजर आज़ाद बालिका इंटर कॉलेज, और सैयद अरीश साहब, प्रोफेसर DU और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। मैं तादीब सिद्दीकी, आप देख रहे थे एजिस न्यूज़। धन्यवाद।